कमाल की पाठशाला में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसको हम न्यूटन सूत्र, एस मान न्यूटन सूत्र से और एस मान लाग्रांज सूत्र की सहायता से हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि आपके पास स्वतंत्र चर की 4 स्थितियाँ यानी कि 3, 7, 9 तथा 10 दी गई है। यानी कि ये आपको पास x0, x1, x2, x3 के मान दिए गए हैं। फलन के मान क्रमशः से 168, 120, 72 और 63 पाए गए हैं। स्वतंत्र चर की स्थिति 6 के लिए फलन का सर्वोत्तम अनुमानित मान क्या दिया जा सकता है। यानी कि हमें क्या करना है, इसमें हाफ 6 का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से मान है, यानी कि x0 का मान हमारे पास दिया गया है, x1 का, x2 का और x3 का जो मान हमारे पास पहले से मौजूद है, उनके क्या क्या मान है। तो चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं कौन कौन से मान हमें पहले से ही दिए गए हैं, मौजूद हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास x0, x1, x2 और x3 हमें पास दिए गए, यानी कि f3 के ऊपर 168 मान है। और इसके अंदर हमें ज्ञात क्या करना है, यानी कि f6 का जो मान है वो क्या ज्ञात होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, इसको दो सूत्र की सहायता से हम इसको कर सकते हैं। हमारे पास जो इसकी दो विधियां हैं, पहली विधि तो हमारे पास है जो न्यूटन सूत्र, यानी कि न्यूटन सूत्र की सहायता से हम इसको हल कर सकते हैं। और दूसरी विधि है वो है लाग्रांज सूत्र, यानी कि लाग्रांज के सूत्र के द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे प्रथम विधि से, यानी कि इसका हल हम करने जा रहे हैं प्रथम विधि से। और जो है हमारे पास कौन सा है, न्यूटन सूत्र। आपको जो अच्छा लगे, यानी कि क्वेश्चन के अंदर हमें दे नहीं रखा है आपको कौन सी विधि से करना है, यानी कि आपको जो अच्छा लगे उस विधि से कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को आपको दोनों विधियों से हल करके दिखाऊंगा और इनके लगभग जो मान है वो दोनों के क्या आएंगे, समान आएंगे। और ये भी हमें पता है कि इसका मान क्या आएगा। तो सबसे पहले हम एक जो न्यूटन सूत्र है उसको देख लेते हैं, न्यूटन सूत्र होता क्या है। तो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी, यानी कि न्यूटन सूत्र, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगी, जिसका हमने प्रूफ किया था। तो कुछ इस प्रकार का होता है हमारे पास जो न्यूटन सूत्र, यानी कि इस प्रकार से हम इसको, जो हमारे पास न्यूटन सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार सा होता है। और इसको हम इस प्रकार से हल करते हैं। और इसकी सारणी कैसे बनती है, तो कुछ इस प्रकार की हमारे पास इसकी जो सारणी है वो बनती है। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम इसकी सारणी को बना लेते हैं। तो न्यूटन सूत्र के लिए हमें सबसे पहले डिवीजन टेबल, यानी कि विभाजन अंतर सारणी की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे जो मान होंगे वो आएंगे x के, जिसका मान दिया गया सबसे पहले मैं दिया गया 3, फिर दिया गया है 7, फिर दिया गया है 9, फिर दिया गया है 10। ठीक है, ये जो मान है हमें पहले से दिए गए हैं। चलिए इनको एक टेबल के रूप में हम व्यक्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले इतने मान हमें पास प्राप्त हैं। इसके लिए जो f(x) के मान है, यानी कि f(x) के मान क्या है, सबसे पहले f3 के लिए जो हमारे पास है f(x) के मान है 168, यानी कि 168। इसके बाद में f7 के लिए हमारे पास है 120, इसके बाद में है 72 और इसके बाद में है 63। अब आप देखो कि हमारे पास क्या ज्ञात करना है, हमें जो मान ज्ञात करना है वो करना है डेल क्रॉस f(x) के लिए। तो डेल क्रॉस f(x) का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, डेल क्रॉस f(x) के लिए जो हमारे पास सूत्र होता है वो किस प्रकार का होता है। तो इसको हम एक अलग पेज पे दर्शाएंगे, किस प्रकार से होता है सूत्र को देखेंगे हम। तो सबसे पहले करने वाले हैं डेल क्रॉस f(x) के लिए, यानी कि अगर इसका मान क्या हो हमारे पास f(x) के लिए क्या मान होगा। तो सबसे पहले इन दोनों पद के लिए ज्ञात करेंगे। तो ये x0 का पद है और ये x1 का पद है, यानी कि इसके लिए जब ज्ञात करेंगे यहाँ पे तो कौन कौन सा आएगा, यानी कि कहने का अर्थ है यहाँ पे आएगा f(x), यानी कि ऊपर मैं f(x1) लूँ माइनस f(x0) कर दूँ, तो नीचे भी हमारे पास x1 माइनस x0 होगा। कहने का क्या अर्थ है, x1 का मान हमारे पास है 120 और x0 का मान है 168 और बटे में कौन सा आएगा, इसका मान है 7 और इसका मान क्या है हमारे पास, जो मान है वो है 3। अब आप देखो कि यहाँ से जब मैंने इसको माइनस किया, यानी कि 168 से इसको घटाया, तो माइनस का कौन सा आया, माइनस का आया 48 और बटे में मेरे पास आ गया 4 और यहाँ से आ गया मेरे पास इसका मान आ गया माइनस का 12। तो इस प्रकार से हम डेल f(x) का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगले पद के लिए ज्ञात करेंगे तो कौन सा मान आएगा, यानी कि इस पद के लिए हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए मैं मान करूँगा कि 72 माइनस 120 डायरेक्टली लिख लेता हूँ, यानी कि f(x2) माइनस f(x1) हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, यानी कि 72 माइनस 120 बटे में कौन सा आएगा, बटे में आएगा हमारे पास 9 माइनस 7। अब आप देखोगे 72 छोटी संख्या है, 120 क्या है, बड़ी संख्या है। तो इसको अगर घटाएंगे
और गुणा भाग करेंगे तो ये जो मान आएगा वो आएगा -24। ठीक है, यानी कि बीच नीचे बचेगा 2, ऊपर बचेगा हमारे पास 48। तो इससे क्या होगा, ये हमारे पास माइनस का पद आ गया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट पद निकालेंगे और इससे भी अगला पद निकाल लेंगे। तो यहाँ से इसका मान क्या आया, तो सबसे पहले डेल क्रॉस अफिक्स के लिए हमने जो मान निकाला था वो आया था हमारे पास -12। इसके बाद में इन दोनों के बीच का मान निकाला तो वो आया हमारे पास 24। इसी प्रकार हमने इसका जो मान निकालेंगे इन बीच का, यानी कि 63 - 72 और 10 - 9, यानी कि ये आ गया -9। अब देखो 63 - 72 हुआ है, जिससे कि 72 बड़ी संख्या है, जिसके 63 क्या है, माइनस का पद आ गया। अब हमारा जो स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेल स्क्वायर एफ एक्स का मान ज्ञात करना। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पद है वो है डेल स्क्वायर एफ एक्स का मान ज्ञात करना। डेल स्क्वायर एफ एक्स का मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं हम, डेल स्क्वायर एफ एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो डेल स्क्वायर एफ एक्स के लिए हम क्या लेंगे, डेल स्क्वायर एफ एक्स के लिए हम लेंगे डेल क्रॉस एफ एक्स आई, और इसका हो जाएगा डेल क्रॉस एफ एक्स आई -1, और नीचे हो क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे हो जाएगा एक्स आई -1 का पद हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, तो इसके लिए हम देख लेते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले हम देखेंगे 24 - 12 करेंगे। यहाँ से 24 - 12 कर रहे हैं, तो 24 - 12 कर रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, 9 - 3 होगा। 9 - 3 होने जा रहा है, यानी कि 24 - 12 करने से हमारे पास क्या आएगा, 9 - 3। जैसा कि हमने जानते हैं पिछले जो इसका जो कलन है इसके बारे में हम जानते हैं, यानी कि 24 - 12 किया, इसके बाद में हमने क्या किया, 9 - 3। तो सबसे पहले 24 - 12 किया तो हमारे पास बचा 12, इसके बाद में यहाँ से 11 किया तो ये बचा, कितना बचा, 6, यानी कि 9 - 3 करने पर 6 बचा, और माइनस का 12/6 था, यानी कि -2 आ गया। अब क्या करेंगे, 9 - 24 करने जा रहे हैं और 10 - 7 करेंगे, तो नीचे तो बच गया है 3, और यहाँ पे जो है वो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और ऊपर बचेगा हमारे पास 15, यानी कि 15/3 करने पर हमारे पास जो मान आया वो आया 5। इसी प्रकार इसका मान ज्ञात करेंगे, यानी कि 5 - 2, यानी कि ऊपर हो गया 7, और 10 - 3, यानी कि ऊपर हो गया बटे में हो गया 7, और इससे हमारे पास जो मान आया वो हमारे पास आया 1। तो इससे पहले हमने न्यूटन के लिए किस प्रकार से हम इसकी विभाजित सारणी, अंतरकलन सारणी तैयार करते हैं इसके बारे में बताया था, और इस वीडियो के अंदर भी देख लिया, बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या था, हमें किस का मान निकालना था, ये तो मान आ चुका है, लेकिन हमें जो मान निकालना था वो निकालना था f6 का मान। जो f6 का मान क्या होगा, तो एक बात और देखेंगे तो f3 पर तो इसका मान 168 है, और f7 पर इसका मान 120 है, यानी कि f6 का मान इन दोनों के बीच का मान आना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि एक चीज़ और पता चल गई कि इनका जो मान आएगा वो इनके बीच का मान आएगा। तो सबसे पहले हम न्यूटन अंतर्वेशन सूत्र का काम में लेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, हमारे पास न्यूटन अंतर्वेशन सूत्र, न्यूटन अंतर्वेशन सूत्र, और न्यूटन अंतर्वेशन सूत्र हमारे पास क्या है, जो न्यूटन अंतर्वेशन सूत्र है वो हमारे पास है f(x) बराबर होगा f(x0). सबसे पहले जो पद है वो f(x0) है, इसके बाद में हमारे पास हो गया x - x0 डेल क्रॉस f(x0), यानी कि ये जो है वो f(x0) पद है, f(x0) का पद है, और ये भी f(x0) का पद है शुरुआत का। इसके बाद में हम देखेंगे हमारे पास डेल स्क्वायर आ रहा है, तो यानी कि ये जो मान है वो डेल स्क्वायर तक भी जा रहा है, तो डेल स्क्वायर का पद भी लेंगे, यानी कि x - x0 x - x1 डेल क्रॉस स्क्वायर f(x0), और यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा। और इसी प्रकार हमने देखा कि ये डेल क्यूब तक जा रहा है, यानी कि इसका तीसरा पद भी लेंगे हम। तीसरा पद क्या होगा, x - x0 x - x1 x - x2 तक चला गया, और यहाँ पे आ गया डेल क्यूब f(x0), और ये हमारे पास क्या होगी, समीकरण नंबर 1 होगी। अब इस समीकरण के अंदर क्या करेंगे, इस समीकरण के अंदर इसके अंदर इस उपयुक्त मानों को प्रतिस्थापित कर देंगे, जो हमारे पास जो मान है उनको हम रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले x के स्थान पर हमारे पास है 6, यानी कि f6 पर ज्ञात करना है, तो f के स्थान पर है हमारे पास 6, यानी कि f6 पे मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम f(x0) का मान जो हमने क्या ज्ञात किया है, यानी कि ये जो मान है वो हमारे पास हो गया f(x0) का मान, यानी कि 168, प्लस का चिन्ह है। x का मान हमारे पास क्या है, x का मान हमारे पास है 6, यानी कि 6 माइनस और इनका मान है 3, यानी कि 3 हो गया।
डेल स्क्वायर का मान हमने निकाला था वो था हमारे पास माइनस का 12। इसी प्रकार ये हो गया 6 माइनस 3 और 6 माइनस 7, और ये डेल स्क्वायर का मान हमारे पास आया था माइनस का 2। इसी प्रकार अगले पद में हो जाएगा, यानी कि 6 माइनस 3, 6 माइनस 7, 6 माइनस 9, और ये हो गया हमारे पास 1। अब आप देखोगे इसका पद कितना हो गया 168, प्लस में क्या हुआ, यहाँ से आया 3, यहाँ से माइनस का था ये, तो ये आ गया माइनस का 3। तो ये मान हो गई। आप देखोगे कि 168 हो गया, 6 माइनस 3 करने पर मेरे पास माइनस का 36 आ गया। यहाँ पे देखोगे माइनस का 3 था, प्लस का 3 था, माइनस का 1 था और माइनस का 2 था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 6। यहाँ पे प्लस का पद माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मान आ गया 9। अगर आप इन सभी को जोड़ के गुणा भाग करोगे तो आप 6 का जो मान आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 147। तो ये आ गया हमारे पास अब 6 का मान, और ये हमने न्यूटन अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से देखा। अब इसी को क्या करेंगे हम, इसी को हम करने जा रहे हैं द्वितीय विधि यानी लांगराज सूत्र से। तो सबसे पहले हमारे पास लांगराज सूत्र क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि स्वतंत्र अचर की 4 स्थितियां हैं हमारे पास, 3, 7, 9, 10 के फलन के लिए क्रमशः 168, 120, 72 और 63 पाए गए हैं। तो स्वतंत्र अचर की स्थितियों 6 के लिए फलन का सर्वोत्तम अनुमानित मान ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, और इस विधि को दूसरी विधि यानी कि लांगराज सूत्र की सहायता से देखने जा रहे हैं हम। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, अगर आपने अभी तक लांगराज सूत्र को प्रूफ नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार का जो सूत्र होता है वो हमारे पास क्या होता है, लांगराज का सूत्र है। इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप चलती जाती है। अब इसके अंदर हम क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप करेंगे, तो सबसे पहले हम लांगराज सूत्र की सहायता से लेंगे। तो हमारे पास x0 का मान है, x1 का मान है, x2 का मान है, x3 का मान है, यानी कि n बराबर 3 तक के हमारे पास मान है। आप देखोगे x3 है जो अंतिम पद है, यानी कि n बराबर हमारे पास 3 तक के जो मान है। तो इसके लिए हम x बराबर 3 तक के लिए पद लेंगे। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे, तो लांगराज सूत्र की सहायता से हम इसको करने चाह रहे हैं। तो सबसे पहले n बराबर 3 ही क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास x0, x1, x2, x3 के मान है, यानी कि x3 के पद, यानी कि x जो को पैरों में जो पद है वो n का मान होता है, यानी कि n बराबर 3 के लिए हम मान लेंगे। तो सबसे पहले n बराबर 3 के लिए हमारे पास जो लांगराज का सूत्र होगा वो किस प्रकार से होगा, यानी कि f(x) का जो मान होगा वो बराबर होगा x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 तक का, क्योंकि हमारे पास x3 के जो पद है वो प्राप्त है x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, और इसके अंदर गुणा हो जाएगा आप x0 का, तो ये भी मान हमें पता है। इसके बाद में प्लस का चिन्ह है, अगला पद होगा x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3, और बड़े में हमारे पास हो जाएगा x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, और इंटो में हो जाएगा हमारे पास f(x1). इसी प्रकार हम एक और पद को लेंगे, यानी कि x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3, और बटे में हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, और ये हो गया f(x2) का पद। इसी प्रकार हम लेंगे x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, बड़े में हमारे पास होगा x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, और f(x3). तो ये हमारे पास होगा लांगराज सूत्र। तो इसके अंदर हम अब इसके अंदर क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि x बराबर 6 के लिए हमें मान ज्ञात करना है। तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, x बराबर 6 पर। अब जहाँ जहाँ हमारे पास f(x) है वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जब मान पुटअप हो गया, यानी कि सबसे पहले f(6) पे हमें मान ज्ञात करना है। तो x माइनस x1 यानी कि 6 माइनस x1 का मान क्या है हमारे पास, जो है 7 हो गया। x माइनस x2 यानी कि 9, और x माइनस x3 यानी कि 10, बड़े में हमारे पास होगा x1 का मान। तो x1 का मान क्या है, हम नहीं x0 हमारे पास दे रखा है 3, यानी कि 3 माइनस 7, 3 माइनस 9 और 3 माइनस 10,
और यहाँ पे जो गुणा के अंदर है वो है हमारे पास f(x0). f(x0) का जो मान है वो है 168, यानी कि गुणा में हो गया हमारे पास 168। प्लस का चिन्ह है। अब देखोगे हमारे पास x माइनस x0 था, यानी कि 6 माइनस 3। अगला पद है x माइनस x2, यानी कि x माइनस 7, नहीं 9, 7 तो x1 का मान है भाई, और 6 माइनस हो गया 10। बड़े में हमारे पास x1 का पता आ जाएगा जो हमारे पास है 7, यानी कि 7 माइनस 3, 7 माइनस 9 और 7 माइनस 10, यह मान हो गया। यहाँ पे x1 का मान आएगा। अब x1 का मान कितना है हमारे पास 120, यानी कि गुणा में आ गया 120। अब जो नीचे की संख्या है वो कौन सी होगी, यानी कि प्लस का चिन्ह है। इसके बाद में क्या होगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 7 और 6 माइनस 10। नीचे हो गया हमारे पास 7 माइनस 3, 9 माइनस 3 होगा भाई, 9 माइनस 3, 9 माइनस 7, 9 माइनस 10। तो आपको प्रत्येक स्टेप का ध्यान रखना होगा। कुछ भी अगर आपने गलत सलत लिख दिया, यानी कि जो पद था वो x1 की जगह आपने x2 का लिख दिया, तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो गड़बड़ा सकती है। यानी कि पूरा का पूरा जो खेल है यहाँ पे एक सूत्र का है और सूत्र के बाद में कैलकुलेशन का है, यानी कि 6 माइनस 3, 6 माइनस 7 और 6 माइनस 9, और बटे में हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 3, 10 माइनस 7 और 10 माइनस 9, और इंटों के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटों के अंदर हो जाएगा हमारे पास 63। तो चलिए अब इन सभी को हल कर लेते हैं। तो ये जो होगी थोड़ी स्टेप बड़ी होगी, यानी कि f6 के अंदर ऊपर हमें जो f6 का वो मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, ऊपर 6 माइनस 7 हो रहा है, 6 माइनस 9 हो रहा है, 6 माइनस 10 हो रहा है, यानी कि ये पद भी माइनस का आ रहा है, ये पद भी माइनस का आ रहा है, ये पद भी माइनस का आ रहा है। और नीचे अगर आप देखोगे तो ये पद भी माइनस का, ये पद भी माइनस का और ये पद भी माइनस का, यानी कि जो सभी के सभी पद क्या आ रहे हैं, माइनस के आ रहे हैं। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे भी कितना बच रहा है, यहाँ पे 4 बच रहा है, यानी कि ये हो गया माइनस का 12, क्योंकि 3 बार माइनस का आ गया। अगर आप नीचे भी करोगे तो नीचे आ जाएगा माइनस का 168, और इंटों में हमारे पास है 168। ये जो माइनस और माइनस का पद आ गया। अगले पद में देखते हैं हमारे पास, अगले पद में ये भी पद, यानी कि 6 माइनस 3 ये छोटा है, और ये माइनस का पद है और ये माइनस का पद है। नीचे आप देखोगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये माइनस का, यानी कहने का अर्थ है कि ऊपर 2 पद है जो माइनस के प्लस के हो गए और नीचे 2 पद है, और ऊपर तो बनेगा हमारे पास 36 और नीचे बनेगा हमारे पास 24, और गुणा में हमारे पास है 120। अब इस पद को देख लेते हैं। अब इस पद को हमने देखा तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे 9 माइनस 3 है, 9 माइनस 7 है और 9 माइनस 10 है। तो ये दोनों तो प्लस को हो गए, लेकिन ये पद क्या हो रहा है, अब की बार क्या हो रहा है, माइनस का हो रहा है, यानी कि ऊपर हमारे पास आएगा 12 और नीचे आएगा माइनस का 12, और उल्टो हो जाएगा हमारे पास 72, और प्लस का चिन्ह है। अंतिम पद देख लेते हैं, प्लस का और माइनस का, प्लस 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 और ऊपर माइनस। तो इस बार क्या हुआ, ऊपर 2 पद हो गए हमारे पास माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए। तो ऊपर तो बचा हमारे पास 9 और नीचे बचा 21, और ये आ गया 63। आप देखोगे इसको अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, यानी कि 9 थी 63 हो गया। अब इसको काट देते हैं, 168 से 168 क्या, अब आप देखो 168 से 168 जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो कटेंगे, अगर इसको मैं काटना चाहूँ तो ये कटेगा 5 पे, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, माइनस का 72 आ गया, और ये 3 से कैंसिल हो गया, 9 27 हो गया। अगर आप पूरी कैलकुलेशन करो तो ये जो मान आएगा वो आएगा 147। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो इसके जो हमने सबसे पहले हमने देखा था कि जो प्रथम विधि थी वो थी न्यूटन विधि, यानी कि न्यूटन अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से देखा था, जिसमें हमने विभाजन अंतर सारणी बनाई, उसकी सहायता से हल करके देखा, तो उसमें भी हमारे पास जो 147 मान आया। और द्वितीय विधि थी लाग्रांज विधि, जो काफ़ी आसान है। इसमें थोड़ी बहुत यही होती है कि हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ा सकती है, यानी कि हम x0 के मान कौन से थे हमें पता होना चाहिए सभी के मान, और एकदम एक्यूरेट लिखनी है, और इसकी जो गणनाएँ हैं वो थोड़ी बहुत ज़्यादा है, इसके कारण थोड़ी गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और जबकि न्यूटन सूत्र में ऐसा नहीं है, जो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो द्वितीय विधि जो लाग्रांज सूत्र है वो काफ़ी आसान है। अगर आपको यह नहीं दिया गया हो कि कौन सी विधि से हल करना है, तो आप किसी विधि से हल कर सकते हो, और एग्जैक्ट इसका जो क्वेश्चन का आंसर आता है वो काफ़ी आसानी से आ जाता है।
तो ये इसी के साथ हमने एक एग्जांपल के रूप में देखा कि अगर हमारे पास जो एग्जांपल इस प्रकार का आ जाए तो हम उसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि इसमें एक सबसे पहले हमने न्यूटन सूत्र की सहायता से देखा, और दूसरा जो हमने देखा वो देखा है हमने लाग्रांज सूत्र की सहायता से। तो इतना ही था आज की वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे। यानी कि इसके जो क्वेश्चन हैं, अगर आप देखोगे इसके जो क्वेश्चन हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो आप जितनी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप प्रॉब्लम के साथ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक मज़ेदार गणित की वीडियो के अंदर।